तस्वीरें हैं जो पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े करती है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, भागलपुर नगर परिषद में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां अपराधी सीधे ऑफिस में घुसते हैं और सामने बैठे कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या कर देते हैं। कृष्ण भूषण प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गोली लगने से नगर सभापति राजकुमार गुड्डू भी घायल हो गए हैं। अब आप सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। नगर परिषद में सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर कैसे? सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बिना सुरक्षा जांच अंदर कैसे ही अपराधी घुस गए। सवाल ये भी, क्या नगर परिषद में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं थी? सवाल ये भी उठ रहे हैं, कार्यपालक पदाधिकारी को गोली मारने की वजह आखिर क्या थी? अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक होगी? और सवाल ये, क्या खाकी का इकबाल खत्म हो गया है? नगर परिषद में घुसकर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के मायने अब आप समझिए। देखिए, कार्यपालक पदाधिकारी एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं और ऑफिस में घुसकर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या करना एक बहुत बड़ी घटना है। नगर परिषद में घुसकर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के मायने अब आप समझिए। यह घटना बताती है कि अपराधियों को पुलिस का डर अब नहीं है। अपराधियों को लगता है कि उनका कुछ नहीं होगा। पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है। अब सवाल है, क्या होना चाहिए? तो देखिए, अपराधियों में पुलिस का डर पैदा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। ऐसा डर उनके मन में पैदा करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। सूत्र बता रहे हैं कि बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद मई के पहले हफ्ते में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब सवाल है कि कौन कौन बनेंगे मंत्री, नए या पुराने पर भरोसा जताया जाएगा। आखिर कैसी होगी नए मुख्यमंत्री की नई कैबिनेट? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में नई सरकार के गठन और सम्राट सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद जो सवाल सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है वो ये कि कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। वैसे कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा थी कि इस महीने की आखिर में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक 29 अप्रैल को है और बीजेपी के कई विधायक पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार करने गए हैं। इस वजह से इस महीने कैबिनेट विस्तार संभव नहीं लगता। सूत्र बताते हैं कि बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद मई के पहले हफ्ते में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब सवाल है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कौन कौन बनेंगे मंत्री? नए को मौका या पुराने पर भरोसा? आखिर कैसी होगी नए मुख्यमंत्री की नई कैबिनेट? बात अगर जेडीयू की जाए तो जेडीयू की तस्वीर साफ दिख रही है। नीतीश कैबिनेट के अधिकांश मंत्री रिपीट हो सकते हैं, यानी 8 पुराने मंत्री दोहराए जा सकते हैं। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव पहले से ही डिप्टी सीएम बन चुके हैं। बचे हुए मंत्री का नाम भी करीब करीब तय है। श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, जमा खान, शीला मंडल, सुनील कुमार, रत्नेश सदा का मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। बचे हुए 5 या 6 सीट पर थोड़ा बदलाव की संभावना है। कुशवाहा कोटे से भगवान सिंह कुशवाहा और जयंत राज के नाम की चर्चा है। वहीं नए कैबिनेट में टीम निशांत की छवि भी दिख सकती है। कुछ युवाओं और महिलाओं को जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो ही जाएगा, ससमय हो जाएगा और सरकार भी 7 निश्चय 3 पर चलेगा। जाहिर सी बात है, जेडीयू में फेरबदल की गुंजाइश कम है, लेकिन बीजेपी में बदलाव की चर्चा ज्यादा है। जातीय समीकरण के साथ साथ तेज तर्रार विधायकों को जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी का फोकस अनुभवी युवा और महिला पर हो सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी कहते हैं, मंत्रिमंडल पूरी तरह से संतुलित होगा, जो बिहार की जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो जल्द ही कैबिनेट की जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही कैबिनेट का पुनर्गठन होगा, ऐसा मुझे लगता है। वहीं माना जा रहा है कि एनडीए के दूसरे सहयोगी अपने पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताएंगे। आरएलएम से दीपक प्रकाश के मंत्री बनने की संभावना है। वहीं चिराग पासवान अपने दोनों मंत्री संजय पासवान और संजय सिंह को दोबारा मौका देंगे, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी के बेटे और पार्टी के अध्यक्ष संतोष मांझी एक बार फिर से मंत्री बन सकते हैं। जहां तक नयापन देखने की बात है वो भारतीय जनता पार्टी में दिख सकती है, जिसमें युवा, महिला, अनुभवी चेहरे,
से लेकर के और क्षेत्रीय संतुलन की बात हो सकती है। कुल मिलाकर सबकी नजर मंत्रिमंडल विस्तार और कैबिनेट विस्तार में किसे मिलेगा मौका, इसी पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, अब सबकी नजर टिकी हुई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्योंकि अभी सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ही हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि उसमें कौन कौन शामिल होगा, तो हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। सबसे पहला सवाल, कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार? दूसरा सवाल जो सबके मन में है वो ये कि कौन कौन बनेंगे मंत्री? तीसरा सवाल ये भी है कि नए को मौका मिलेगा या फिर जो पुराने चेहरे हैं उन पर ही भरोसा जताया जाएगा? और चौथा सवाल ये भी है कि कैसी होगी नए मुख्यमंत्री की नई कैबिनेट, यानी कि नई टीम जो है वो कैसी होने वाली है। अब एक एक करके आपको सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। देखिए, नई सरकार, नया मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से मंत्री बन चुके हैं 2 नेता, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी, ये दोनों ही डिप्टी सीएम हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू कोटे से और कौन कौन शामिल हो सकता है, अगर इसकी बात करें तो ज्यादातर संभावना जताई जा रही है कि जो पुराने चेहरे थे उन्हें ही रिपीट किया जाएगा, जिनमें श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, जमा खान, शीला मंडल और सुनील कुमार का नाम चर्चा में है। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू कोटे से कौन कौन शामिल हो सकते हैं? देखिए, कुशवाहा कोटे से 2 नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें भगवान सिंह कुशवाहा और जयंत राज का नाम चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू कोटे से कौन कौन होंगे, तो टीम निशांत की छवि भी इसमें दिख सकती है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जेडीयू में निशांत कुमार काफी ज्यादा एक्टिव हैं और नई टीम भी बनाई जा रही है, युवाओं की टीम बन रही है, तो टीम निशांत की छवि दिख सकती है। कुछ युवाओं और महिलाओं को भी मौका मिल सकता है जेडीयू से। अब आप खबर तो समझिए, मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी आखिर किस बात पर फोकस करेगी? जातीय समीकरण पर फोकस बीजेपी का जरूर होगा। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के कोटे से जो मंत्री बनेंगे वो उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें जातीय समीकरण, तेजतर्रार विधायक, युवा विधायक और महिला विधायकों पर नजर हो सकती है। तो ऐसे में ये एक दिलचस्प देखना होगा कि जब नई कैबिनेट बनती है तो उसमें बीजेपी से कौन से नए चेहरे दिखते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में नई टीम बनाई गई है, जिसमें युवा, अनुभवी नेता और महिला चेहरे के संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया है। हालांकि नई टीम का ऐलान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना आने और नई टीम पर मुहर लगाने के बाद ही होगा। बिहार में बीजेपी अब सरकार की ड्राइविंग सीट पर है और अब सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में नई टीम बनाई गई है। हालांकि इस टीम का अभी ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब पटना आएंगे तो इस नई कमेटी पर मुहर लगेगी, जिसके बाद ऐलान किया जाएगा। वैसे नई टीम में युवाओं, अनुभवी नेताओं और महिला चेहरे के संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में 33% महिला आरक्षण का भी ख्याल रखा गया है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही देश में है जो महिलाओं को संगठन में 33% आरक्षण देती है। जब से भारतीय जनता पार्टी का हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है महिलाओं को आगे बढ़ाए। संजय सरावगी ने कहा कि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, तो नई कमेटी में युवाओं को भी विशेष तरजीह दी जाएगी। तो निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इतने युवा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को प्राथमिकता देती है। माना जा रहा है कि उपाध्यक्ष, मंत्री से लेकर मीडिया पैनल तक में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक सम्राट चौधरी की बनाई कमेटी ही काम कर रही है। दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष रहते चुनाव के कारण नई कमेटी नहीं बनी थी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में अब बीजेपी की एक नई टीम बनकर तैयार हो चुकी है। इस टीम में कौन कौन शामिल हैं, क्या लिस्ट है, वो सब कुछ हम आपको बताते हैं, तो अब आप पूरी खबर समझिए। बिहार बीजेपी की टीम तैयार है, जिसमें नई कमेटी में कई युवाओं को इस बार तरजीह दी जा रही है और कई सीनियर नेताओं को भी इस कमेटी में जगह दी जाएगी। जैसे उपाध्यक्ष, मीडिया पैनल में बदलाव देखने को मिलेगा और खास तौर पर संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया जाएगा।
और ये भी कहा जा रहा है कि ये लिस्ट बन चुकी है, लेकिन जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार आएंगे, मुहर लगेगी, फिर ये लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना के बिहटा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है और इस मौके पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी भी मौजूद रहे। बिहटा का ये टेक्नोलॉजी सेंटर करीब 15 एकड़ में 171 करोड़ की लागत से बना है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार को एक बार फिर बड़ी सौगात मिली है और ये सौगात है एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस मौके पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी मौजूद रहे। बिहटा का ये टेक्नोलॉजी सेंटर करीब 15 एकड़ में 171 करोड़ की लागत से बना है। बिहटा के टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ साथ मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर के एक्सटेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी के सामने पीएम मोदी और मांझी से बिहार में और 10 टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने की मांग रख दी। बिहार बदल रहा और बिहार बदलने में हम तो जितन राम मांझी जी से जरूर आग्रह करेंगे कि आपका एक सेंटर का जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया, जरूर हम लोग इसको अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको जमीन भी उपलब्ध करा कर देंगे। बता दें कि इस एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने और बढ़ावा देने में मदद करना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज बिहार के बिहटा में टेक्नोलॉजी सेंटर की सौगात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। ये टेक्नोलॉजी सेंटर क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ हम आपको समझाते हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। देखिए, बिहटा में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का आज उद्घाटन किया गया। 4 एक्सटेंशन सेंटर भी खोले गए हैं। बिहटा के एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर को अब आप समझिए। इसका निर्माण 15 एकड़ जमीन में हुआ है और इसमें बनाने में जो लागत है वो 171 करोड़ रुपए की आई है। यानी कि 15 एकड़ की जमीन पर लागत 171 करोड़ की आई, जिससे ये टेक्नोलॉजी सेंटर बनकर तैयार हुआ है। अब आपको समझाते हैं कि बिहटा के एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्देश्य क्या है। तो बिहार के युवाओं को रोजगार से जोड़ना ये मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा सरकार चाहती है कि SC/ST के लोगों को कारोबार में बढ़ावा देने में मदद हो, कौशल की कमी को दूर करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना इसका मकसद है। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर को आप समझिए। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तहत स्वायत्त संस्था है। एमएसएमईज को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और उत्पादन सुधार के लिए कार्य करते हैं। ये उद्योग अनुसंधान संस्थानों और सरकार के बीच एक सेतु का यानी एक ब्रिज का काम करता है। टेक्नोलॉजी सेंटर के मुख्य कार्य क्या होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। तो उन्नत तकनीक की सहायता लोगों को मिले, इसमें मदद की जाती है। प्रशिक्षण और कौशल विकास इसमें चलाया जाता है, जिससे युवा स्किल्ड होते हैं। परीक्षण और प्रमाणन के साथ ही इनोवेशन और शोध भी होता है। उद्योग और एकेडेमिया सहयोग भी मिलता है। तो ये कुछ इसके मुख्य उद्देश्य हैं और सरकार चाहती है कि जो बिहार के युवा है वो रोजगार से जुड़े और कुछ अगर कारोबार करना चाहते हैं, स्किल्ड बनना चाहते हैं, तो वो इससे जुड़कर बन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर आए पीएम मोदी ने 6,332 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं कल हरदोई में प्रधानमंत्री मोदी 36,230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पीएम मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं। काशी पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वाराणसी में पीएम मोदी ने 6,332 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी जन आक्रोश रैली कर रही है। काशी में भी इसका भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। वाराणसी में पीएम मोदी ने
महिला जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण पर विपक्ष के रवैये को लेकर जमकर निशाना साधा। सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को काशी से हरदोई जाएंगे। पीएम मोदी 29 अप्रैल को हरदोई में कई बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। पीएम मोदी हरदोई से गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर शामिल होंगे। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक तेज और सुगम संपर्क स्थापित करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज के बीच का वक्त 10 से 12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे रह जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे की बड़ी खासियत शाहजहांपुर में बनी 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन हवाई पट्टी है। एक्सप्रेसवे के किनारे विशेष आर्थिक क्षेत्र और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे बड़े निवेश की संभावना बनेगी। लोकार्पण कार्यक्रम के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में 5 से 6 हजार पुलिसकर्मियों और पीएसी बल की तैनाती की जाएगी। वीआईपी और आम जनता के लिए 16 पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं ताकि ट्रैफिक में दिक्कत न हो। सवाल है कि मोदी यूपी में सबसे ज्यादा काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर हैं और यूपी को कई सौगात देने वाले हैं। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। क्या मोदी यूपी में सबसे ज्यादा काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं? ये सवाल भी है। देखिए, पीएम मोदी ने मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सौगात दी। बुधवार को हरदोई जाएंगे और हरदोई की धरती से यूपी को सौगात देंगे। वाराणसी में पीएम मोदी ने 6,332 करोड़ रुपए की लागत से 163 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। अब बुधवार को पीएम मोदी हरदोई को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले हैं। और आइए अब गंगा एक्सप्रेसवे को समझते हैं। 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनाने में 36,230 करोड़ रुपए की लागत आई है। गंगा एक्सप्रेसवे से क्या क्या फायदे हैं, ये भी जान लीजिए। तो मेरठ से प्रयागराज तक तेज और सुगम यात्रा होगी। मेरठ से प्रयागराज की यात्रा जो पहले 10 से 12 घंटे होती थी, अब वो घटकर 6 घंटे हो जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे को अब आप समझिए। एक्सप्रेसवे के किनारे SEZ इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित होने से बड़े निवेश की संभावना भी जताई जा रही है। अब आप पूरी खबर समझिए। क्या मोदी यूपी में सबसे ज्यादा काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं? इसको आंकड़ों के जरिए समझना पड़ेगा। देखिए, साल 2014 से 2026 के बीच पीएम मोदी ने यूपी को करीब 20 लाख करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी है। 2014 से 2026 के बीच पीएम मोदी का ये बहुत ही बड़ी सौगात यूपी को मिली है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूपी के लिए पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा काम किए हैं।